बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर संसदीय शासन प्रणाली का परिचय भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा कि शासन संस्था के प्रमुख अंग कौन कौन से थे। तो हमने उसमें देखा उसके अंतर्गत विधानमंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका। विधानमंडल का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यकारी मंडल का कार्य होता है उस कानून का प्रत्यक्ष क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय प्रदान करना। इस तरह से इन तीनों संस्थाओं के द्वारा सरकार हम पे शासन करती है। और शासन के जो प्रकार है वह होते हैं 2 प्रमुख रूप से। और हमारे भारत में जिन शासन पद्धति को स्वीकार किया है, जिन शासन प्रणालियों को, जिस व्यवस्था को स्वीकार किया है वह है संसदीय शासन प्रणाली और दूसरा था अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो हम इन्हीं 2 शासन प्रणाली को इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो जो पहला है संसदीय शासन प्रणाली, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। जिस शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि विधानमंडल के सदस्य होते हैं और यह विधानमंडल अर्थात संसद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसे हम संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में इससे जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब कुछ जो मुद्दे हैं, जैसे कि अविश्वास का प्रस्ताव क्या है, हमारा भारत देश संसदीय शासन प्रणाली को ही क्यों स्वीकार किया है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली के बीच जो अंतर है, इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला है अविश्वास का प्रस्ताव क्या है। देखो बच्चों, अविश्वास का जो प्रस्ताव है वह सरकार पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी साधन है कि सरकार पर भी नियंत्रण रखा जा सकता है इस प्रस्ताव के द्वारा। अविश्वास का प्रस्ताव क्या होता है? देखो, जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा कार्यकारी मंडल होता है, जैसे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, वह अपने कार्य करने के लिए, अपना कार्य करने के लिए वो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मतलब वो जब विधानमंडल की अपेक्षाओं के अनुसार कार्यकारी मंडल को कार्य करना पड़ता है। यदि संसद को लगता है कि कार्यकारी मंडल उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं करता है, तब विधानमंडल कार्यकारी मंडल को त्याग पत्र देने के लिए कहता है। और यह त्याग पत्र किसी एक मंत्री का नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल होता है वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह जो अविश्वास होता है यह सरकार पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी साधन होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे पॉइंट लिखे गए हैं, जिसको आप ध्यान से देखिए। देखो, यहाँ पे पहला है संसदीय शासन प्रणाली में विधानमंडल के विश्वास पर ही कार्यकारी मंडल को कार्य करना पड़ता है। देखो, जैसे कि हम जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली में जनता द्वारा चुने गए ही प्रतिनिधित्व, जो जिसमें ज़्यादा जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी की सरकार होती है। तो जो चुने जाते हैं कार्यकारी मंडल वो किसके सदस्य होते हैं? विधानमंडल के। इसलिए इनको विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है, उनको विश्वास में लेकर ही कार्य करना पड़ता है। ये पहला मुद्दा है, क्योंकि जो ये कार्यकारी मंडल है ये किसके सदस्य होते हैं? विधानमंडल के सदस्य होते हैं, क्योंकि ये जो सदस्य हैं यहीं से निकले होते हैं। तो संभवतः यही होगा कि इनको इनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करना पड़ता है। और देखो, दूसरा पॉइंट है, यदि कार्यकारी मंडल संसद की अपेक्षा के अनुसार कार्य नहीं करता है तो संसद कार्यकारी मंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। जैसे कि यदि संसद को ऐसा लगता है कि कार्यकारी मंडल जो है मेरे अनुरूप, मेरी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, तो उसको यह अधिकार है कि कार्यकारी मंडल के प्रति कौन सा अविश्वास का प्रस्ताव ला सकती है। अविश्वास का प्रस्ताव कार्यकारी मंडल पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी साधन है। इसी तरह से तीसरा देखिए, संसद, जैसे कि मैं बोली हूँ संसद को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। कोई विधानमंडल कहता है, कोई व्यवस्थापिका कहता है, कोई संसद कहता है। और ये लोकसभा यानी सदन का निम्न सदन संसद द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम
विधानमंडल को लगता है कि ये मेरी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, तो जो उनके बारे में जो कार्रवाई की जाएगी वह संसद में प्रस्तुत की जाएगी और संसद में इसके बारे में विचार विमर्श होगा, क्योंकि संसद में जो विरोधी दल के भी लोग सम्मिलित होते हैं और जब उसमें बहुमत प्राप्त हो जाता है कि हमें इनको हटाना है, इनके पे जो लगा गया आरोप गलत है, मतलब सही है, तो उस समय उनको त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यानी इनका समय जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है और यदि अविश्वास का प्रस्ताव सही साबित हुआ तो उनको 5 वर्ष से पूर्व ही त्यागपत्र देना पड़ेगा और यह त्यागपत्र किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, पूरे मंत्रिमंडल का होता है, इसलिए ये सामूहिक उत्तरदायित्व के अनुसार भी कार्य करती है। और देखो दूसरा है संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार करने के कारण। अब हमने जो हमारा भारत देश है वह संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है, क्या कारण है इसके, यह आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, हमारा जो देश है, जो हमारा देश है, जब वो आज़ाद है तो मतलब हमारे देश पर इंग्लैंड ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया और इंग्लैंड जो है इसी संसदीय शासन प्रणाली द्वारा ही भारत पर शासन किया था। यही कारण है कि जो भारतीय लोग हैं इस संसदीय शासन प्रणाली से काफ़ी प्रभावित भी हुए थे और इसके बारे में उन्हें जानकारी थी और संसदीय शासन प्रणाली में चर्चा और परिचर्चाओं को काफ़ी महत्व दिया जाता है। चर्चा के बाद ही जनहित के लिए निर्णय लिया जाता है कि जो जनहित के लिए ठीक हो वही निर्णय पास होता है और वही लागू भी किया जाता है। यही कारण है कि भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए संसदीय शासन प्रणाली जो है वह हमारे ऊपर जनता ही शासन करती है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का यही उद्देश्य है कि जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कहलाता है। तो यही सब इनके महत्व को देखते हुए हमारे भारत देश ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए हैं जिसको आप ध्यान दीजिए। देखो, भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उसी समय यहाँ संसदीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। हमारे भारत सबसे पहले यह संसदीय शासन प्रणाली कहाँ विकसित हुई थी? इंग्लैंड में, और इंग्लैंड हमारे भारत देश पे लगभग 150 वर्षों तक शासन किया और यही कारण है कि यहाँ के जो लोग हैं इससे इस संस्था को से इस प्रणाली से काफ़ी प्रभावित हुए थे। यही कारण है कि इन्होंने स्वीकार किया जो भारत के लोग हैं। दूसरा पॉइंट है, भारतीयों को इस प्रणाली का अच्छी तरह परिचय हो गया था। भारतीय के जो लोग थे उनको इस प्रणाली के बारे में अच्छी तरह ज्ञान हो गया था, उसका बोध हो चुका था। क्यों हो गया था? क्योंकि इंग्लैंड जो था हमारे भारत देश पर शासन किया था। और तीसरा है संविधान सभा में चर्चा परिचर्चा करके ही इस प्रणाली को स्वीकार किया गया। हमारे जो संविधान है, हमारा संविधान लिखित है और जो अमेरिका का संविधान है, जैसे इंग्लैंड का जो संविधान है वहाँ पे रूढ़ संकेतों के आधार पर काम किया जाता है। वहाँ पे संविधान लिखित नहीं है, वहाँ पे अलिखित संविधान का पालन किया जाता है। तो हमारा संविधान लिखित है, इसके अनुसार जो भी हम संसदीय शासन प्रणाली में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें चर्चा परिचर्चा करने के बाद ही कोई भी निर्णय पास होता है और फिर जनता के पास पहुँचाया जाता है। यही सब कारण है कि हमारे भारत देश ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया। अब है शासन का जो स्वरूप का दूसरा प्रकार, अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है। अभी तक तो हम संसदीय शासन प्रणाली के बारे में अध्ययन किया, उसका दूसरा ही स्वरूप है अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब देखो, अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमारे भारत देश ने स्वीकार नहीं किया है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका ने स्वीकार किया है। यही कारण है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वहाँ पे राष्ट्रपति ही राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, हर काम राष्ट्रपति ही करता है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, जैसे राष्ट्र जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो जो अमेरिका है इसका जन्म जो हुआ है अमेरिका में हुआ और यह इस शासन प्रणाली को, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अमेरिका ने स्वीकार किया। इसकी हम कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा गया है, इसको आप ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे पहला, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है। जैसे कि हमने संसदीय शासन प्रणाली में देखा कि जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं उनको कौन चुनता है? जनता। और इसमें क्या होता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है और वही राष्ट्राध्यक्ष हमारे देश पर शासन करते हैं। और यह शासन प्रणाली कहाँ लागू हुआ? अमेरिका। यही कारण है कि अमेरिका में राष्ट्रपति तो है पर प्रधानमंत्री नहीं। और दूसरा है, विधानमंडल और कार्यकारी मंडल सीधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते, फिर भी दोनों एक दूसरे पर नियंत्रण करते हैं। अभी तक तो हमने संसदीय शासन प्रणाली में देखा कि
जो विधानमंडल के सदस्य जो होते हैं उनमें से नेता चुने जाते हैं, नेता में से प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। प्रधानमंत्री अपने कार्यों को करने के लिए मंत्रिमंडल का गठन करता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति तीनों मिलकर न्यायपालिका का चुनाव करते हैं। हमने देखा मतलब एक दूसरे के लोग निर्भर होते हैं संसदीय शासन प्रणाली में। जैसे कि हमने अविश्वास का जो प्रस्ताव था, हमने देखा कि कार्यकारी मंडल किस तरह से विधानमंडल को विश्वास में लेकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है, लेकिन ऐसा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नहीं है। इसमें जो कार्यकारी मंडल है और जो मंत्रिमंडल है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं या स्वतंत्र रहते हैं। यहाँ पे यही दिया गया है कि विधानमंडल और कार्यकारी मंडल एक दूसरे पर निर्भर रह के काम नहीं करते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फिर भी वह एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। अब तीसरा है कानून के कार्यान्वयन का अधिकार राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। हमने संसदीय शासन प्रणाली में देखा कि जो विधानमंडल क्या होता है, कानून बनाता है। कार्यकारी मंडल क्या होता है, कानून का क्रियान्वयन करता है प्रत्यक्ष रूप में, न्यायपालिका न्याय देने का। इस तरह से तीनों संस्थाओं द्वारा शासन किया जाता है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है, पूरा काम कौन करता है, राष्ट्राध्यक्ष। वही नियम भी बनाता है, वही नियम को लागू भी करवाता है, वही न्याय देता है। जैसे पहले ज़माने में जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं था, उस समय निरंकुश जो राजा होते थे खुद ही नियम बनाते थे, खुद ही लागू करते थे और खुद ही न्याय भी देते थे। मतलब तीनों काम राजा करते थे, निरंकुश राजा जो तानाशाही लोग होते हैं। लेकिन ये सब शासन व्यवस्था का आ जाने से बहुत सारे सुधार हुए हैं हमारे भारत देश में। तो इसमें से दूसरा जो है वो देखिए यहाँ पर शीशा है, कानून के कार्यान्वयन करने का जो अधिकार है राष्ट्राध्यक्ष के पास होता है। मतलब सर्वे सर्वा अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सर्वे सर्वा यह माना जाए प्रमुख व्यक्ति कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति। अब इसी तरह से चौथा है कि विधानमंडल के समर्थन पर राष्ट्राध्यक्ष निर्भर नहीं करता है। मतलब हमने संसदीय शासन प्रणाली में देखा कि जो वहाँ का प्रमुख है, संसदीय शासन प्रणाली में अगर देखा जाए तो जो सरकार का केंद्र बिंदु है वो कौन है, प्रधानमंत्री। सत्ता किसके हाथ में केंद्रित है, प्रधानमंत्री के हाथ में। लेकिन अध्यक्षीय शासन में ऐसा नहीं है। इसमें सर्वे सर्वा कौन होता है, राष्ट्राध्यक्ष। और वो विधानमंडल पे मतलब उन पे आधारित नहीं होते हैं, जो निर्णय लेना है उन्हें ही लेना है। तो उनको विश्वास में लेकर इनको काम नहीं करना है। अब ये कुछ इसमें भी बुराइयां हैं, कुछ संसदीय शासन में भी बुराइयां हैं। अगर देखा जाए जब हमारे भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है तो वो उसकी यह बुराई है कि जैसे कि हमारे देश में अचानक कोई संकट आ जाता है, कोई आपदा आ जाता है, तो उस समय हमें निर्णय लेने में काफ़ी समय लगते हैं, क्योंकि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो एक दूसरे से संबंधित है। तो उनसे पूछा जाएगा और आपदा के समय सही निर्णय लेना मतलब तुरंत नहीं ले पाते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जब कोई आपदा या कोई विपत्ति हमारे देश पर आती है तो उसमें क्या होता है, एक ही व्यक्ति को निर्णय लेना है, वह तुरंत निर्णय ले लेता है। तो जिससे यह कुछ हद तक ठीक है। अब इसी तरह से अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर। देखो अब अगला है संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अंतर क्या है। हमने संसदीय शासन प्रणाली के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, उसकी विशेषताओं के बारे में देखा। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है इसके बारे में भी देखा, इसकी विशेषताएं क्या है इसके बारे में देखा। अब हमें क्या करना है, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो भिन्नता है, जो अंतर है, उसके बारे में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम संसदीय शासन प्रणाली में जो सरकार का जो केंद्र बिंदु होता है, जो मुखिया होता है, वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री नहीं होता है, उसमें राष्ट्र का मुखिया कौन होता है, राष्ट्रपति। अगर शासन की सत्ता का सूत्रधार माना जाए तो किसे मानेंगे, राष्ट्रपति को, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष। और ये जो संसदीय शासन प्रणाली है यह हमें सबसे इसका जनक किसे माना जाता है, ब्रिटेन। यह सबसे पहले इंग्लैंड में विकसित हुई थी, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका में विकसित हुई। यह अमेरिका वालों ने इसे स्वीकार किया। और संसदीय शासन प्रणाली में हमने ये भी देखा कि जो विधानमंडल है, कार्यकारी मंडल है और जो मंत्रिमंडल है, वह सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे को विश्वास में लेकर ही काम करते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ का जो है सब कार्यकारी मंडल, विधानमंडल एक दूसरे से मतलब दूर है, वो एक दूसरे पर नियंत्रण नहीं रखते, मतलब एक दूसरे से निर्भर नहीं रहते। ये हो गया। और हमने ये देखा कि जो
संसदीय शासन प्रणाली है, जो विधानमंडल के सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, और जो नेता है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कार्यकारी मंडल है, वो सब विधानमंडल के ही सदस्य होते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है बच्चों कि यह राष्ट्राध्यक्ष का जो चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा होता है। इसलिए यही कारण है कि उसमें एक दूसरे पर लोग निर्भर नहीं होते, फिर भी नियंत्रण करते हैं। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे दिए गए हैं, जिसे आप ध्यान से देखिए। तो देखो, संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब पहला है, राष्ट्रपति नाम का प्रमुख होता है। संसदीय प्रणाली में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति का कोई भी स्थान, मतलब कि उनका जो कार्य है वो केवल नामिक होता है, नाम मात्र के होते हैं। सब कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल, सब लोग मिलकर ये करते हैं। यही कारण है कि जो संसदीय शासन प्रणाली है उसमें जो राष्ट्रपति है केवल नाम का प्रमुख होता है। इसमें प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब देखो, इसमें इसका प्रमुख कौन होता है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली का राष्ट्राध्यक्ष वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्राध्यक्ष है वह वास्तविक कार्यकारी का प्रमुख होता है। मतलब हर काम कौन करता है? राष्ट्राध्यक्ष, वह कार्यकारी मंडल का प्रमुख होता है। वही नियम बनाता है, वही नियम को कार्यान्वयन करता है, वही न्याय देता है, सभी काम। मतलब इसलिए इसे हम राष्ट्राध्यक्ष का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कहते हैं। अब दूसरा है, सत्ता का सूत्र प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में होता है। हमने संसदीय शासन प्रणाली में देखा कि जितना भी काम हो रहा है वो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सत्ता का सूत्र है यानी कि केंद्र है वो कौन है? प्रधानमंत्री और उनका मंत्री। अब इसमें देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या है? सत्ता का सूत्र किसके हाथ में है? सत्ता का सूत्र अध्यक्ष के हाथ में होता है। अध्यक्ष मतलब जो राष्ट्रपति होते हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, उनके हाथ में होता है, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में। और तीसरा देखिए, संसद के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रिमंडल का चुनाव होता है। हमने इसके पहले संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं उसको पढ़ते समय हमने देखा कि जो जनता है वह संसद के सदस्यों को चुनती है, और जो संसद के सदस्य जिस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी की सत्ता आती है, सरकार आती है, वही शासन चलाता है। उसी में से नेता चुने जाते हैं, और नेता में से ही प्रधानमंत्री का निर्वाचन चुने जाते हैं। और प्रधानमंत्री अपने कार्यों करने के लिए अप्रत्यक्ष उससे सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि मुझे मंत्रिमंडल के लिए इन व्यक्तियों को देना है, तो राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करता है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन होता है। और ये सब लोग मिलकर न्यायपालिका का चुनाव करते हैं। इस तरह से संसदीय शासन प्रणाली में एक दूसरे पे लोग निर्भर रहते हैं। अब आपको करना है, देखो यहाँ पे संसद के प्रतिनिधियों द्वारा मंत्रिमंडल का चुनाव होता है। मतलब ये जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वह किसके सदस्य होते हैं? संसद के। यह एक दूसरे इसी में से निकले हुए मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। अब इसमें देखिए, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। इसमें कोई किसी से नहीं, मतलब संसद के सदस्य नहीं होते हैं, इसमें सीधे जनता द्वारा राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। अब चौथा देखिए, संसद प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे समय से पूर्व पद से हटा सकती है। अब देखो, जो संसद है उसको यह अधिकार है कि यदि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल पे लगाया गया जो अविश्वास है, अगर वो संसद में साबित हो जाता है कि ये दोषी मिल जाते हैं तो उनको पद से हटाया जा सकता है समय से पहले। उनका समय होता है 5 वर्ष का, जो उनका कार्यकाल होता है। लेकिन यदि अविश्वास का जो प्रस्ताव है अगर वो संसद में पारित हो जाता है तो उन्हें समय से पहले हटा दिया जाता है। यह अविश्वास का प्रस्ताव जो है वह इस पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावी माध्यम है। लेकिन अब इसमें देखिए, राष्ट्राध्यक्ष को केवल महाभियोग द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। अब ये महाभियोग क्या है, ये इस पे हमें ध्यान देना जरूरी है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको हम, राष्ट्रपति ही राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली में, उनको हम कब हटा सकते हैं उनके पद से? महाभियोग द्वारा। अब महाभियोग क्या है? क्योंकि देखो बच्चों, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको संविधान की जो संविधान है उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति पे होती है। यदि संसद को ऐसा प्रतीत होता है कि जो राष्ट्रपति है
वह संविधान के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनका कोई ऐसा आचरण लोगों में को नजर आता है कि ये संविधान के नियम के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, तो संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उनको पद से। तो ये क्या होता है, इसके भी कुछ नियम होते हैं। जब संसद बैठती है तो उसमें जो विरोधी दल के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, तो ऐसे में बहुमत मिलता है कि क्या राष्ट्रपति दोषी है। तो अगर जैसे यहाँ पे दो तीन में से अगर दो लोग कह दे रहे कि हाँ दोषी हैं, तो उन्हें उस समय महाभियोग द्वारा उस पद से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने आज की कक्षा में किसका अध्ययन किया कि अविश्वास का प्रस्ताव क्या है। अविश्वास जो है वह सरकार पर नियंत्रण करने का एक प्रभावी माध्यम है, साधन है। दूसरा हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली ने भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों स्वीकार किया है, इसके क्या कारण है। फिर इसके बाद अगला हमने देखा कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। फिर अंत में हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है। आज हम हमारा जो भाग है इसमें हम ये पूरा पाठ कंप्लीट करते हैं। आज की कक्षा के अनुसार बच्चों आपको यह गृह कार्य दिया जाता है कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या अंतर है, उसको आपको अपने गृह कार्य की नोटबुक पे लिखना है और शुक्रवार और शनिवार को भेजना है। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।